जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अगला सेशन है 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए। देखें, बेसिकली होता ये है कि हम लोगों को जहाँ से जो भी सपोर्ट मिल जाए हम लोग उसके लिए खुश होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी सपोर्ट्स हैं। आपको जो है वो अच्छा भी लगता होगा। टीचर आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होता है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ते हैं, वो आपके लिए एक बड़ी सपोर्ट होता है। अब देखें, बहुत सारी सपोर्ट्स में से एक सपोर्ट आपको ये मैंने एक नई बना के दिया है। ये हमारा फुली फंक्शनल जो है वो चैट बॉट है। एआई बेस्ड है, फुली ट्रेंड है। ये ओ लेवल, आईजीसीएसई, ए लेवल हर सिलेबस के लिए ट्रेंड है। ठीक है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। आप जो दिल चाहे सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट करें, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको कॉपी करें। ठीक है। ये हमारा है MJ22P11। ठीक है। और आप यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और आप इसको कहते हैं कि मुझे इसका आंसर चाहिए। तो ये आपको इसकी हेल्प करेगा। ये अब आपसे पहले पूछ रहा है कि आपका लेवल क्या है, ताकि आप बताएं कि इसको, अब आप बता दें ओ लेवल और आई नीड अबव क्वेश्चंस आंसर। आप इसको बता दें। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है उसको इवैल्यूएट करेगा और उसके आपको आंसर देना शुरू करेगा। अब देखें ये आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज डिजाइंड यूजिंग वॉन न्यूमन मॉडल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। The computer has a central processing unit. Data is fetched from the primary memory stored in the CPU to be processed. State the name of the primary storage from where the data is fetched. ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगले क्वेश्चंस भी हैं। तो ये कहता है, the primary storage from the data is fetched is called main memory. The CPU performs cycles to process data. The stages are, second stage is decode, third stage is execute. फिर आपने देखें यहाँ पर इन्होंने बता दिया होगा कि भाई जो पहली स्टेज है वो तो होती है फैच, तो दूसरी और तीसरी क्या होती है। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज फैच वाली होती है हमारे यहाँ, फैच इज द फर्स्ट स्टेज। और देखें, इसने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर आपको इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्जन वाला, जो कि नंबर्स में ऑब्वियसली वो है, तो कन्वर्जन भी कर देगा ये आपके लिए। ठीक है ना, ये आपके लिए कन्वर्जन भी कर देगा। और अगर आप इसको तफसील बोलेंगे तो ये आपको उसमें भी लर्न भी करवा देगा। ठीक हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई ये वाला है, जैसे जिसमें आप टिक लगाते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको ये भी कॉपी करके आप पेस्ट कर दें, ये भी आपको उसकी भी हेल्प कर देगा। ठीक है। ये आपको बता रहा है कि इट कंटेन्स डोमेन नेम, यूआरएल पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है ना। अगर आप इट कन्वर्ट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टू डिस्प्ले वेब पेजेस ब्राउजर लगाएंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ एड्रेस, आईपी एड्रेस भी, यूआरएल भी। ठीक है। और इट स्टोर्स कुकीज ब्राउजर। ठीक है। तो ये आपको हर किस्म के सवालों के जवाब दे सकता है। अब देखें, ये देखें यहाँ पर एक सवाल है 6 मार्क्स का। इट्स फेयरली लेंदी क्वेश्चन। कंप्यूटर एथिक्स आर कंसर्न फॉर एनी यूजर। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 3 एथिकल इश्यूज। देखें, इसको ये बताना जरूरी है कि आप ओ में हैं, एएस में हैं या ए2 में हैं। ये आपको बताना जरूरी होगा, नहीं तो फिर ये आप कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये फिर रिस्ट्रिक्ट होता है। अब देखें, ये आपको बता रहा है। अब ये जरा लेंदी बता रहा है। आपके पास तो 2-2 मार्क्स के हैं, तो आप बोलें इसको कि भाई सिंस दिस इज 6 मार्क्स क्वेश्चन, आई ओनली नीड फेयर enough points
to fit in the answer space, या आप इसको बोलें शॉर्ट वर्जन। ठीक है ना, आप इसको बोले मुझे शॉर्ट वर्जन चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, तो ये आपको उसके लिए शॉर्ट वर्जन दे देगा। सही है, तो आपको आप इसको बोलें कि इवन शॉर्टर। ठीक है, ये प्रोबेबली आपके काम का होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं P2 के ऊपर। ऑलराइट, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ बेटे। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है। आप सिंपली इस क्वेश्चन को यहां पर देखें, कॉपी करें। आप सिंपली इसको कॉपी करें यहां से, ये आपने लिया और आपने इसको कॉपी कर लिया। आप इसको बोलें कि फॉलोइंग इज द लेटेस्ट 15 marks question. I need answer and further help to understand it from level 0 to up। ठीक है, और आप जो है वो क्वेश्चन को पेस्ट कर दें। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। अब देखें, अब ये क्या बता रहा है। अब ये बता रहा है कि लेट्स टैकल दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप यूजिंग सूडो कोड विच इज आइडियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक विदाउट गेटिंग टू डीप इनटू स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखें। अब जिस तरीके से इसने बोला है ये उस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, इनपुट एंड वैलिडेशन। ठीक है, एंश्योर द नंबर ऑफ रूम्स इज बिटवीन 3 and 30, इसने इसकी आपको यहाँ पे वैलिडेशन बताई। फिर डेटा इनपुट बताया। फिर कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज एरिया। आज बाय द वे हम यही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम यही क्वेश्चन करेंगे, सो यू वुड हैव बेटर आइडिया ऑफ इट। कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज एरिया। फिर हम बता रहे हैं टाइम, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रोम, उसके लिए हमें कोड बता रहा है, ये बता रहा है अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम लेवल 0। अब देखिए, ये आपको एरे भी बता रहा है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ elements. A 1D array like room holds room names, while a 2D array dimensions hold multiple pieces of data, length, width, area for each room। ठीक है, ये आपको बता रहा है। आइटरेशंस बता रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बता रहा है, राउंड का फंक्शन बता रहा है। ठीक है, आप इसको फिर भी पुश कर सकते हैं। आई डोंट गेट इट। आई नीड हेल्प। ठीक है, अब ये आपको जिस तरीके से आप समझते हैं। देखिए, ये आपको फिर बताएगा, एक एक करके आपको बता रहा है। ठीक है, ये आपको एक एक करके बता रहा है ये। आपको जिस तरीके से जो भी हेल्प चाहिए वो ये आपको बता रहा है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गिव मी फुल आंसर इन वन प्लेस विद ऑल द नेसेसरी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, ये आपको ये टोटल बता रहा है। इसमें हमारे पास कमेंट्स भी हैं, इसमें हमारे पास प्रॉपर जो हमारा तरीक़ाकार है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सूडो कोड है, वो सब फॉलो हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। ये देखें, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने पास। और अगर आप चाहें इसके आंसर्स को करना, तो देखें यहाँ पर ही हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है। अगर आपको ये आंसर सही नहीं लगता तो आप इसको रीट्राई कर लें, ये आपको डिफरेंट तरीके से आंसर दे देगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप थम्स अप दे दें, इसको कॉपी कर सकते हैं, आप अपने पास पेस्ट कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात यह कि जब आप इसको साइट को बंद करेंगे, व्हेन यू गेट बैक,
अनटिल और अनलेस आप यहाँ पर आके स्टार्ट अ न्यू चैट नहीं कर लेते, ये आपके प्रीवियस चैट्स भी आपके पास रहते हैं। ठीक है, तो यू कैन गेट एनी सॉर्ट ऑफ इशू रिजॉल्व यूजिंग दिस। जो भी आपका क्वेश्चन है, किसी भी लेवल पे आपका क्वेश्चन है, जिस तरीके से भी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इससे उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। इट इज़ फुली कस्टमाइज्ड, फुली हेल्पफुल, और आप इसको जो है किसी भी तरीके से किसी भी लेवल तक, ओ में, ए एस में, A2 में, किसी भी क्वेश्चन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए या लैंग्वेज के लिए, इट नोज लैंग्वेजेस। तो आप इसमें पाइथन खास तौर पे हमने इसको ट्रेन किया है, पाइथन के लिए भी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलें हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यही आज हम सॉल्व करेंगे, और फिर हम आखिर में इसको इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर जो आस्क जी ने दिया था, क्या ये सही है या नहीं है। अब देखें, इसका जो जो वेबसाइट है इसकी, वो हमारे पास है ये, विच इज़ बिट लॉन्गर। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी एक्चुअल वेबसाइट तो ये है askz.cs with z.online, और फिर ये आगे कुछ और भी इसके अंदर डेप्थ है। आप उससे बचने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं bitly.com, बिटली bit.ly आस्क जी चैटबॉट। ठीक है ना, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आप सबके ग्रुप में कल भेजा है। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आप किसी टीचर से पूछना चाहें, आप पहले इससे पूछ लें। सही है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, फ्रीली यूज करें। देयर इज नो चार्ज, नो नथिंग, इट इज जस्ट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। और खुद भी इस्तेमाल करें, दोस्तों को भी बताएं, सब कुछ करें। और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज फुली ट्रेन टू एनी लेवल फॉर एनी क्वेश्चन। ठीक है, इट नोज एवरीथिंग एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे अक्टूबर नवंबर 2024 question 12 P22 for 15 marks. So let us start. Remember bit.ly/askz-chat-bot. ठीक हो गया? All right, there are a few questions. Sir, do we have to write it down always, or we can use images for questions too? बेटा, अभी आप images इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ टू अपलोड द होल थिंग। और आप क्या करेंगे कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है आयशा, सर हाउ वुड यू नो व्हाट टू राइट इन दिस? बेटा, यू डोंट हैव टू, इट इज बेसिकली सिंपल थिंग। तो
इसमें आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरीके से अ, लिखना है आप लिखें। तो एक होता है, हमने इसको ट्रेन किया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। तो इट्स नॉट नेसेसरी, वो तो खैर मैं इसको एक स्पेशलाइज्ड वे में लिख रहा था, आप उसको अपने कैजुअल वे में पूछें जो भी आपको पूछना है एंड इट वुड आंसर। बट डू रिमेंबर कि व्हेन यू स्टार्ट द चैट यू शुड टेल इट कि आपका लेवल कौन सा है, ओ है, एएस है, ए2 है, और आपका कौन कौन सा टॉपिक है, एंड देन इट विल गो फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो वली वली बेटा, most welcome. Sir, your AI is very useful and helped me a lot. Thanks. Okay, bete. You're most welcome. Sir, if we can write, we will get the desired marks. Yes, sure. Sure. Sir, no applying past paper link and question number for it to search. Just copy paste. हाँ बेटे, अभी इसको हमने बहुत सारी चीजें होती हैं। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 8 months. वी हैव बीन रिसर्चिंग। अब देखें ये क्रैश नहीं कर रहा, ये आपको अच्छे आंसर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो फिलहाल इसको हमने लिंक नहीं किया है डॉक्यूमेंट्स के साथ, बट इट नोज एवरीथिंग। सो वट एवर द क्वेश्चन दैट यू हैव, यू शुड कॉपी पेस्ट। गोइंग फॉरवर्ड, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स हम इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको ईयर और क्वेश्चन नंबर बताएंगे तो इट विल डेफिनेटली बी आंसरिंग। अभी आप फिलहाल कॉपी पेस्ट करेंगे। Acha, sir, literally, when I saw your message, a smile appeared on my face. Thank you so much for this board. It helped a lot. Most welcome, beta. Most welcome. Very good, Aisha. Very good. You will improve definitely. एग्जाम में आई होप कि आप बजाय इसके कि आप आपके 10 मार्क्स आए, यू विल ऑब्वियसली हैविंग मोर मार्क्स इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल अब्दुलरहमान, आप इसको अपने बेस्ट पॉसिबल के लिए यूज़ करें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। सर कैन यू सेंड मी अ लिस्ट ऑफ, हाँ हाँ, आई विल बी डूइंग इट, आई विल बी डूइंग इट बेटे, डोंट वरी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने फैब और मार्च का क्वेश्चन किया था। इस बार हम जो है वो करते हैं अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन। ऑल राइट, सो देयर वी गो, क्वेश्चन नंबर 12। आयशा, आई हैव सेंड द लिंक ऑन द ग्रुप। कल वाले आप अपना वो देखें, ग्रुप का कन्वर्सेशंस देखें, आपको वो नज़र आ जाएगा। कल मैंने लिंक आपको भेज दिया था। देखें अब क्या है कि क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, a one-dimensional array rooms contains the names of 200 rooms in a house। अब देखें इसको हम किस तरह समझेंगे। इसको हम इस तरह समझेंगे, मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चंस में आपको
एक सिमिलैरिटी सी फील हो जाएगी इन क्वेश्चंस में आपको। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे भी आपको थोड़े से इसके अंदर सिमिलैरिटी फील होगी। ओके, यस। So, one-dimensional array rooms contains the names of up to 20 rooms in a house. So, one-dimensional array rooms, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 और आपके पास 20 रूम्स के नेम्स हैं। अब हम देखते हैं कि नेम्स की डाटा टाइप क्या होगी, क्योंकि हमने अगर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल हमें दे दिए तो हमें आइडिया हो जाएगा उन एग्जाम्पल्स को देख के कि हमारे पास कितने रूम्स हैं और उनके नाम, सॉरी, हमारे पास जो रूम्स हैं उनके नाम क्या हैं। ठीक है, हमें आइडिया हो जाएगा उसका। ऑल राइट, अब ये आपके पास आ गया कि ये आपके पास रूम्स है। ठीक है, अब आ जाएं आप इधर। दूसरा, a two-dimensional array dimensions is used to store the length, width and the area of each room। देखिए आप क्या क्या इसमें, लेंथ, विड्थ एंड एरिया। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक पैरेलल में एक और एरे होगा, इसका नाम होगा डायमेंशंस। ठीक है, इसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, 1 2 एंड 3, और इसके अंदर करस्पॉन्डिंग रोज में उन रूम्स की डायमेंशंस होंगी। ठीक है, उन रूम्स की हमारे पास डायमेंशंस होंगी। इसका नाम है डायमेंशंस। और ये हमारा टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक्स भी है और वाई भी है, तो ये एक्स और वाई दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। ये देखें, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो अगर हमारे पास ये वाई डायरेक्शन में भी इंक्रीज कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ रोज, और एक्स डायरेक्शन में भी इंक्रीज कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम इसको कहते हैं टू डायमेंशनल। और ये वाला जो होता है ये सिर्फ हम इसमें रोज बढ़ा सकते हैं, इसमें कॉलम्स नहीं बढ़ा सकते, तो इसको हम कहते हैं सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, तो ये आपके पास टू डायमेंशनल एरे है, इसका नाम है डायमेंशंस। अब हमारे पास इज इट इज टू स्टोर length, width and area of each room. The position of any room's data is the same uh, in both arrays. For example, Shahir, it is up to the center. हमें अभी कुछ नहीं पता, center will announce. The variable, the position of any room's data is the same in both arrays. For example, the data in index 5 of the dimension belongs to the room इन इंडेक्स 5 ऑफ द रूम्स। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हम लूप चला रहे होंगे, लेट से हम इसका रूम नंबर का लूप चला रहे हैं, और हम जब रूम 3 पे पहुंचेंगे तो रूम 3 में हम यहाँ से नाम उठाएंगे और यहाँ पर हम उसकी जो है वो फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं दूसरे वाले एरे में, उसी करस्पॉन्डिंग लाइन के अंदर। ठीक है ना? तो हमारे पास दूसरे एरे में लेंथ, विड्थ एंड एरिया, तो हमारे पास ये वाला हम कॉलम नंबर 1 जो है इसको लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे, कॉलम नंबर 2 को विड्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और कॉलम नंबर 3 को हम एरिया के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। The variable number stores the number of rooms for which data is to be input. There must be at least 3 rooms but no more than 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रूम नंबर इस्तेमाल करेंगे, एक वेरिएबल होगा, इसको हम इस्तेमाल करेंगे टू इनपुट के हम कितने रूम्स का डाटा इनपुट करने जा रहे हैं। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा? इनपुट एंड वैलिडेशन। ठीक है, तो for which data is to be input there must be at least 3 rooms। इसका मतलब है कि 3 and no more than 20। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास रेंज चेक लग गया 3 से 20 तक।
हाँ बेटे, हमारा भी मिलियंस वाला ही हिसाब है। ये उसके बगैर हो ही नहीं सकता। ये इतना टाइम और इतना ही होता है, फिर उसके बाद जाके हम इस काबिल होते हैं कि हम कोई बेहतर काम कर सकें। ऑल राइट। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच द डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। तो हमारा ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो लेट्स फर्स्ट राइट दैट। हम कोड लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रूम्स नंबर इनपुट, बल्कि हम इसको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ रूम्स इनपुट, नंबर ऑफ रूम्स इनपुट एंड वैलिडेशन। ठीक है। और हम इसके अंदर एज यूजुअल जो हमने लास्ट टाइम किया था, हम इसको रिपीट से लिखेंगे। और ये जो हमारी वैलिडेशन होगी वो होगी हमारा रेंज चेक। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें लिखेंगे आउटपुट करेंगे हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट आउटपुट एंटर द नंबर ऑफ रूम्स और आप इसको बता दें कि ये जो नंबर ऑफ रूम्स हैं दो शुड बी फ्रॉम 3 to 20। या आपने प्रॉम्प्ट दे दिया। इसके बाद आप इनपुट ले लें। इनपुट आप ले लें जो उन्होंने वेरिएबल खुद ही बताया हुआ है ना, नंबर उसके अंदर। और रिपीट के बाद आपने ले लिया अनटिल। अब आप अनटिल में ये बताएंगे कि ये रेंज चेक है। इसका मतलब है जब प्रॉपर रेंज में क्वेश्चन का आंसर आएगा, मतलब हम इनपुट लेंगे, तो हम लोग जो है फिर बाहर निकलेंगे। अगर वो आउट ऑफ द रेंज होगा तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो आपको पता है कि अनटिल जो है, अनटिल वर्क्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। मतलब व्हेन द कंडीशन इज ट्रू इट गेट्स आउट। तो द कंडीशन ट्रू क्या होनी चाहिए? कि इट शुड बी बिटवीन 3 और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 20। तो हम लिखेंगे until number is greater than or equal to 3 and range में हमेशा हम and लगाते हैं, number is less than or equal to 20. So this is the first requirement which is completed, or with the validation। अब हमारे पास ये वाली हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। एग्जाम में भी आप बेसिकली यही तरीक़ाकार इस्तेमाल कीजिएगा, जो होता जाए उसको टिक लगाते चले जाएगा। अलाउ द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम इन मीटर्स टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है। और हम एक वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है। और उसके लिए हम काउंटर का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेंगे। हम इंडेक्स के लिए आई का वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे और इसको इनपुट लेते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे, ये हमारा समझ लें कि सेकंड वाला पार्ट हो गया। डेटा इनपुट फॉर ऑल ऑफ द रूम्स। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर का लूप लगाएंगे।
ठीक है। अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू फॉर आई इज इक्वल टू, अब हमने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर तक हमें जाना है, मतलब मिनिमम तो 3 हो गई। तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 2। हमारे पास अब क्या आ गया, नंबर, जो हमने ऊपर नंबर इनपुट किया है। किसी ने अगर 4 किया होगा तो 4 तक जाएगा, किसी ने 20 किया होगा तो 20 तक जाएगा। ठीक है। और हम शुरू करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 नंबर। अच्छा, अब हम 1 से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम आउटपुट करेंगे रूम के नेम के लिए। ठीक है। अब हम आउटपुट कर रहे हैं रूम के नेम के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द नेम ऑफ रूम। एंटर द नेम ऑफ रूम। अच्छा, अब देखें, इसमें हम एक चालाकी ये कर सकते हैं कि एक स्पेस छोड़ के ये लगाएं, फिर कॉमा लगाएं, फिर आई लिखें। तो अगर आई 1 होगा तो ये लिखा हुआ आ रहा होगा एंटर द नेम ऑफ रूम 1। और अगर आप यहाँ अंदर कोलन लगा देंगे तो और मजा आ जाएगा कि लिखा हुआ रहा है एंटर द नेम ऑफ रूम 1, रूम के बाद कोलन होगा, और फिर आप दोबारा कॉमा लगा के एक स्पेस छोड़ें और फिर आप लिखें इन मीटर्स। ठीक है। तो अब एक प्रॉपर बना हुआ आ रहा होगा। जब दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर लिखा हुआ रहेगा एंटर द नेम ऑफ रूम 2 इन मीटर्स, फिर 3 इन मीटर्स। फिर अब आप उसको एरे की उसी लोकेशन में जहां पे इस वक्त आई है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ये हमारे पास यहाँ पर ये जगह, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास, आई। तो हम यहाँ पे आई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आई 1 होगा तो रूम 1 में नेम आ जाएगा, डायमेंशन 1 कॉमा 1 में लेंथ आ जाएगा, डायमेंशन सॉरी 1 कॉमा 1 नहीं, I कॉमा 1 में लेंथ आ जाएगा, डायमेंशन I कॉमा 2 में विड्थ आ जाएगा, डायमेंशन I कॉमा 3 में एरिया आ जाएगा। जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हमारे पास रूम्स आई यानी कि 2 में नेम आ जाएगा, फिर डायमेंशन I कॉमा 1 में लेंथ आ जाएगा, फिर डायमेंशन I कॉमा 2 में विड्थ आ जाएगा, फिर डायमेंशन I कॉमा 3 में एरिया आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी विल गो फॉरवर्ड। तो हम डायरेक्ट इनपुट ले लेते हैं। हम रूम्स के अंदर हमारा जो एरे है उसका नाम है रूम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूम्स, और किस एलिमेंट में, आइथ एलिमेंट में। तो आई के अंदर इस वक्त हमारे पास जो है वो 1 है, तो पहले रूम 1 में आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, लिखा हुआ आ रहा होगा नेम ऑफ रूम 1 इन मीटर्स। फिर हमारे पास आ गया दूसरा वाला। अब हम लेंथ लेंगे। ओए, नेम इन मीटर्स सॉरी सॉरी, ये मीटर्स नहीं आएगा, ये मेरे से गलती हो गई। ठीक है अब देखें आउटपुट, एंटर द लेंथ ऑफ रूम 1, एंटर, आई एम स्टिल लाफिंग, अपनी गलती पे आदमी खुद ही हंसे। एंटर द लेंथ ऑफ, अब आप देखें पहले आपके पास लेंथ है, जो लिखा हुआ है ना जिस तरीके से, हमने उसी तरीके से इसको लिया है। पहले हमारे पास लेंथ है, फिर विड्थ है, फिर एरिया है। तो पहले हम लेंथ लेंगे, फिर विड्थ लेंगे, एरिया लेंगे, और इन्होंने हमसे किसी किस्म की कोई उसके अंदर वैलिडेशन नहीं मांगी, तो हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द लेंथ ऑफ रूम 1 या रूम 2 या रूम आई, रूम कॉमा आई। अब हम लिखेंगे इन मीटर्स, और हम इनपुट ले लेंगे किसमें, डायमेंशंस में। डायमेंशंस हमारा एरे का नाम है, और हम आइथ लाइन में, आइथ रो में, फर्स्ट कॉलम में हम इनपुट लेंगे। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं
कि आप अलग अलग वेरिएबल्स में लें, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने कुछ इस तरह का बोला हुआ तो नहीं है। ठीक है ना, तो आप अलग अलग वेरिएबल्स में भी ले सकते हैं और आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं ताकि फिर हमें, नहीं तो फिर वेरिएबल्स में लेके उसको फिर असाइन करना पड़ेगा एरे के एलिमेंट्स को। तो हम बेहतर ये है कि हम डायरेक्ट ले लें। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर इस जगह पे एक वेरिएबल लेते हैं तो फिर तीनों इनपुट के बाद फिर आपको i,1 i,2 और i,3 के अंदर जो है उसको फिर असाइनमेंट करनी पड़ेगी। तो यू मेक इट्स अप टू यू, लेकिन बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट ही ले लें ताकि हमें एक नया वेरिएबल ना बनाना पड़े। फिर हम आ जाते हैं लेंथ के बाद हम लेंगे विड्थ। ठीक है, एरिया तो हमें जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ है कि allows the area of each room to be calculated as length multiplied by width and stored as square meter rounded to 2 decimal places। तो एरिया तो हमें इनपुट नहीं लेना होगा, एरिया को हम रादर कैलकुलेट करके और राउंड करके फिर हम उसको राउंड का, अगर आपको हमारा लाइब्रेरी फंक्शन याद है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा उमर, हम पहले फॉर ख़त्म तो कर लें, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है ना, हम अभी फॉर के अंदर ही हैं। तो हमें तो हर रूम का नेम, हर रूम की लेंथ, हर रूम की विड्थ और फिर उसका एरिया, सब कुछ करना है ना। ठीक है शाहजमान, एरिया जो होगा ना बेटे उसको कॉमा अंदर लेकर आएंगे 2 decimal places के लिए, मैं आपको भी बताता हूँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने ऊपर लेंथ इनपुट ले ली, लेंथ इनपुट लेने के बाद अब आप विड्थ इनपुट लेंगे। एंटर द विड्थ, एंटर द विड्थ ऑफ रूम, जो भी रूम का नंबर है, और अब आप स्पेस याद रखिएगा, ज़रूर करेंगे, नहीं तो आपकी आउटपुट जो होगी वो बिल्कुल मिलकर आएगी। फिर आप इनपुट ले लें, डायमेंशंस i,2। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपके पास लेंथ भी आ गई है और विड्थ भी आ गई है, दो कॉलम्स में तो आपने डायरेक्ट खुद जो है वो इनपुट ले ली है। अब आप यहां पर एक वेरिएबल बनाएं एरिया का। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, इसके बाद अब आप लिखेंगे डायमेंशंस। अब आपको तीसरे कॉलम में इसको सेव करना है, i,3। थ्री का मतलब है थर्ड रो, थर्ड कॉलम उसी रो में। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप राउंड का फंक्शन यहां पे इस्तेमाल करेंगे। राउंड करें किसको, जो आपने एरिया कैलकुलेट किया है 2 decimal places तक, ये होता है राउंड का फंक्शन। ठीक देखा आपने शाहजमान? ठीक है बेटा, ये आपकी मर्जी है अब्दुलरहमान, क्या आप बनाए या ना बनाए, डायरेक्ट इनपुट ले लें। अब ये जब सब कुछ आपने कर लिया तो अब आप फॉर का नेक्स्ट लगाएंगे, और नेक्स्ट के आगे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आई लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि आपने, आपके पास रो नंबर 1 थी या इंडेक्स 1 थी, इंडेक्स 1 पे आपने नेम लिया, उसके बाद आपने लेंथ ली, आपने उसके बाद विड्थ ली, और आपने जो है वो इस अ, अच्छा हाँ, ये आपको फिर क्योंकि ऊपर वो नहीं मिलेगा, ये मैं लेंथ और विड्थ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक्चुअली आई हैव टू यूज दीज टू। ओ, सो इट इज गुड आइडिया कि हम जो है ना वो लेंथ और विड्थ इनपुट ले लेते हैं। आई एम सॉरी कि ये वाले वेरिएबल्स तो है ना, ये हमने बनाए तो है ही नहीं। हम्म, तो हम ये करते हैं कि हम डायरेक्ट इसकी जगह पर लेंथ और विड्थ लिखने के बजाय हम ये वाले इस्तेमाल कर लेते हैं वेरिएबल्स। सॉरी फॉर दैट। देखें,
dimensions I comma 1 which is length multiply with dimensions, thank you Abdul Rahman, I comma 2। ठीक है सर, कैन वी टेक डायरेक्ट राउंड फंक्शन फॉर द एरिया वाइल कैलकुलेटिंग इट? हाँ हाँ, आप एरिया का वेरिएबल नहीं बनाए, आप डायरेक्ट लिख दें। लेकिन फिर आप देखें ना, आपको एरिया अगर नहीं होगा तो आपको ये पूरा का पूरा इधर एरिया की जगह पे लिखना होगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे एरिया में पहले इसको लिख लें और फिर उसके बाद आप उसको राउंड कर लें। ऑल राइट, नेक्स्ट आई हो गया हमारे पास, हमारा सेकंड काम हो गया, अलाउ the name of room and the length and the width of the room in meters to be entered and stored। ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर ये हमसे कहता है allow the area of each room to be calculated as length multiplied by width and stored as square meters rounded to 2 decimal places। ये भी हमने कर लिया। अब ये जो है ना, stored as स्क्वायर मीटर, तो ये क्योंकि ये मीटर है और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए कह रहे हैं, अदरवाइज इसके लिए हमें कोई खास एफर्ट नहीं करनी। ठीक हो गया, ये भी हमने कर लिया। कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया इन स्क्वायर मीटर्स राउंडेड टू 2 decimal places, ये अभी हमें करना है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट द एवरेज साइज, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तमाम एरियाज यानी कि हर रो का जो डायमेंशंस में कॉलम 3 है उसको ऐड करके टोटल बनाना होगा, और फिर उस टोटल को लूप से निकलने के बाद उसको एवरेज करना होगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अब हमारे पास अगला स्टेप है, और हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेप कौन सा है, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज एरिया। कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज एरिया। बेटे ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते हैं, ये इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, रादर जो हमने क्वेश्चंस पहले किए हैं वो ज्यादा मुश्किल है। अब होता ही है कि इसमें पार्ट्स हैं, आप इसको समझ लें कि 5 क्वेश्चंस का एक मिला हुआ पार्ट, 3-3 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और फिर आपके पास आज जेड तो है ही, आज ही पे आप जाएं और आप जाके उसको बोलें भाई मुझे बता दो, वो आपको बता भी देगा। ठीक है, तो अगर आपको अपना आंसर चेक करवाना हो तो फिर आपको टाइप करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो दैट वुड एक्चुअली बी इजी। चलें, स्टेप 3, कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज एरिया। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, आपको पता है कि जब हमें टोटल करना होगा तो हमें ये टोटल का एक वेरिएबल बना के लूप से पहले उसको इनिशियलाइज करना होगा। अब हम आगे लिखते हैं फॉर, हम उसी वेरिएबल आई को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 to नंबर, वो जो हमने ऊपर रूम नंबर्स को इनपुट लिया था ये वो है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल एरिया, हम अब टोटलिंग कर रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया, याद रखें बीच में गैप नहीं आना चाहिए, प्लस डायमेंशंस, ये हमारे पास जो दूसरा वाला एरे है उसका आइथ रो में थर्ड कॉलम हम ऐड करेंगे, तो ये हमने क्या करा है, टोटलिंग कर रहे हैं हम, टोटलिंग। सही है, हमारी टोटलिंग हो रही है, सॉरी ये आपको स्पेलिंग जरा मजे की नहीं लग रही होगी। ठीक हो गया, ये टोटलिंग हो रही है, और इसके बाद आपने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट आई, अब जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो जो कॉलम 3 है डायमेंशंस का, जिसमें बेसिकली हमारे पास क्या रखा हुआ है, हमारे पास सारे एरियाज कैलकुलेट होके रखे हुए हैं 2 decimal places तक, इन सब का ऐड हो जाएगा, ऐड अप सम आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा, और हमारे पास अब हमारे पास टोटल है, अब हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज एरिया इज इक्वल टू, अच्छा अब आप, उसने क्या बोला था कि 2 decimal places तक, तो अब आप यहाँ पे राउंड इसको यहीं कर लें, राउंड ऑफ व्हाट, टोटल एरिया, टोटल एरिया को हम डिवाइड किससे करेंगे, नंबर से, जो हमारे पास यूजर ने बताया है उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम 2 decimal places तक राउंड कर देंगे।
आप समझे? यहां पर हमने क्या किया, हमने जो टोटल एरिया कैलकुलेट किया था इस लूप के अंदर, सारे लेंथ ऑफ सॉरी सारे एरियाज ऑफ रूम का, उसको हमने डिवाइड किया नंबर से। नंबर हमने शुरू में इनपुट ले लिया था। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस आई को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप आई को आपने ऊपर इस्तेमाल कर लिया, अब आई बेकार हो गया आपके लिए, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। जब आप फॉर आई लिखेंगे तो ये आई दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा 1 पे। गैप्स बेटा मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे। गैप्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ वो जो हमने बताया था नेसेसिटीज होती हैं जो हमारे इसको लिखने के लिए होती हैं, सूडो कोड को, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? गैप्स इसके लिए मैं रखता हूं ताकि जब आप इसको बाद में देखें तो यू हैव एन आइडिया कि भाई ये हो क्या रहा है सीन। और हम जे आई के बाद जे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? और आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आई का यहाँ पे पर्पस खत्म हो गया, हमने रीपर्पस कर लिया उसको। हम जबरदस्ती नया वेरिएबल क्यों बनाए? सही है ना बेटा? वलीद अब्दुल रहमान, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्लियर कोड हो गया आपका, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये आपने कैलकुलेट कर लिया। आप कैलकुलेट करने के बाद वापस ऊपर आए, देखें अब इसने आपसे क्या बोला था। कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया इन स्क्वायर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। वंडरफुली डन। इसके बाद हमारे पास आ गया फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। अब देखें ये आ रही है आपके पास जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अब एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमें स्टेप 4 में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हम जो ये एरिया मांगता है ना हमसे, फाइंड लार्जेस्ट बाय एरिया, तो हम यहाँ पे सबको देखेंगे। अब हम जो हाईएस्ट है उसको -1000 कर देंगे और जो लोवेस्ट होगा उसको +1000 कर देंगे, और फिर हम इसको देख के चलते जाएंगे, और जो सबसे हाई सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा होगा वो हमारे पास लूप में बाहर निकल करके आ जाएगा। बेटे वो परेशान नहीं हो, तो यू विल लर्न। अब लर्न कर रहे हैं ना, लर्न करते चले जाएं। फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। अब हमें यहाँ पर रूम का नंबर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? या नहीं है, इसने बोला नहीं। आउटपुट द नेम्स ऑफ द रूम विद द डायमेंशंस एंड एरिया। आउटपुट द नेम्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रूम। हाँ, नेम्स हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये बिल्कुल हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि अब हम बनाते हैं रूम का नाम। इसने बोला है हमसे आगे चल के आउटपुट द नेम ऑफ द ऑल द रूम्स विद द, हाँ ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि हम इंडेक्स याद करते हैं कि कौन से नंबर पे जो है ना सबसे बड़ा रूम है, कौन से नंबर पे सबसे छोटा रूम है, और रूम का साइज भी रखते हैं हम अपने पास। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं लार्जेस्ट एरिया इज इक्वल टू -1000 जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है। स्मॉलेस्ट एरिया इज इक्वल टू +1000 जो हमारा स्टैंडर्ड रूम है। और फिर हम यहाँ पे लार्जेस्ट रूम इंडेक्स, लार्जेस्ट रूम इंडेक्स, अभी हम फिलहाल जो है इसको 0 कर देंगे। और स्मॉलेस्ट रूम इंडेक्स, बेटा इसमें गैप नहीं आना चाहिए, यानी कि जो सबसे बड़ा रूम है और जो सबसे छोटा रूम है उसका हमें इंडेक्स भी याद रखना होगा ताकि हम उस इंडेक्स पे फिर उनके नामों को आउटपुट कर सकें। ठीक हो गया? अब आप आ जाएं इधर। तो अब हम कर क्या रहे हैं इस वक्त, हम इस वक्त जो है इसका हमने कमेंट नहीं लगाया, हम इसको कमेंट भी हमें लगाना चाहिए। हम इस वक्त यहाँ पर स्टेप 4 पर हैं। फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूम्स। फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूम्स। ठीक हो गया? अब आ जाए हम फॉर नेक्स्ट लगाते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to नंबर। ठीक हो गया? और अब हम इसमें चेक लगाएंगे
अब हम एरिया के लिए हमें पता है डायमेंशन का, यानी कि आई है ना, आई इज द लाइन नंबर ना, तो हम उसमें लगाएंगे कि इफ डायमेंशंस I, 3, ये हो गया एरिया पहले रूम का, इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट एरिया, देन लार्जेस्ट एरिया इज। अब देखें, हम इसको ना एक लाइन में नहीं लिख सकते, उसका रीजन ये है कि हमें इसमें लार्जेस्ट रूम की इंडेक्स भी सेव करनी है, तो अब हमें इसको दो लाइनों में लिखना पड़ेगा, तो हम एक ही लाइन में नहीं लिख सकते। नाउ वी हैव टू थिंग्स टू डू, तो हम उसको यहां पर थोड़ा सा इफ के अंदर करके लिखेंगे। अब हम लिखेंगे लार्जेस्ट एरिया इज इक्वल टू डायमेंशंस I, 3, ये तो हो गया स्टैंडर्ड, और इसके बाद हमें लार्जेस्ट रूम इंडेक्स में आई भी सेव करना पड़ेगा। लार्जेस्ट रूम इंडेक्स इज इक्वल टू आई, जहां पर भी इस वक्त आई है वो हमारा हो गया। अब क्योंकि हम एक से ज्यादा लाइनों में चले गए, तो इसलिए हमें एंड इफ भी लिखना होगा। क्योंकि हम एक से ज्यादा लाइनों में चले गए, तो हमें ये भी लिखना होगा। इंडेक्स समझ नहीं आया? कैन यू रिपीट वंस? बेटे मैं इंडेक्स की बात सिर्फ ये लिख रहा था कि आई को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना हर लूप में, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, आई दोबारा 1 से नंबर तक इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट निकालना है। तो हमने लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, और फिर उनके नाम भी याद रखने के, कौन से नंबरों के ऊपर, कौन से इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ये था। ठीक है, एलसिफ वेलसिफ की हमें जरूरत नहीं है, हम जबरदस्ती इसमें चीजें नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, एलसिफ कोई चीज नहीं होती, आप इसको अलग अलग करें, चीजों को आसान रखें। ठीक है, एंड इफ करें, दोबारा इफ लगाइए। अच्छा जी, फिर आप आ जाएं। अब हमें यहां पे हम लिखेंगे फाइंड लार्जेस्ट एरिया। अब हमें करना है इफ डायमेंशंस I, 3 is less than smallest area, then अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फाइंड स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट रूम एरिया इज इक्वल टू डायमेंशंस I, 3, और इसके बाद स्मॉलेस्ट रूम इंडेक्स, स्मॉलेस्ट रूम इंडेक्स इज इक्वल टू आई, एंड इफ। अब क्या हुआ कि हम आई पे गए, हमने एक एरिया देखा, अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा था तो लार्जेस्ट भी अपडेट कर दिया, उस आई को भी सेव कर लिया कि कौन सी लाइन में हमारे पास, कौन सी इंडेक्स में ये था। ठीक है, और फिर हमने उसी को स्मॉलेस्ट के लिए भी चेक किया। अब हम सबको, सारे के सारे जितने भी हमारे पास एरिया हैं, हम सबको चेक करते चले जा रहे हैं, तो हमें आई भी हमने सेव कर लिया स्मॉलेस्ट रूम इंडेक्स और लार्जेस्ट रूम इंडेक्स में, और हमने ये भी वैल्यू भी उसकी सेव कर ली जो कि हमने पहले कैलकुलेट करके स्टोर कर दी थी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा। जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास ये चारों चीजें अपडेटेड होंगी कि लार्जेस्ट एरिया कितना है और किस इंडेक्स पे रखे हुए रूम का है, स्मॉलेस्ट एरिया कितना है और किस इंडेक्स पे रखे हुए रूम का स्मॉलेस्ट एरिया। अब हम जब इस लूप से बाहर आएंगे, तो अब आप देखें यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने बोला कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया, ये हमने कर लिया, और आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स विद देयर डायमेंशंस एंड एरिया। अब हम इस पे जा रहे हैं, हमने फाइंड तो कर लिया ना, फाइंड द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया भी कर लिया, आउटपुट द नेम्स ऑफ द रूम्स विद देयर डायमेंशंस एंड एरिया, output the names of the largest and smallest room by area, output the total area of the house,
एंड द एवरेज साइज ऑफ द रूम्स बाय एरिया। अब हम ये सारी आउटपुट्स पे जा रहे हैं बारी बारी। आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स एंड देयर डायमेंशंस एंड एरिया, इसका मतलब है लूप में आएगा। आउटपुट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया, ये लूप से बाहर आएगा। आउटपुट द टोटल एरिया, तो हमने ऊपर टोटल एरिया कैलकुलेट किया था, वो भी हमारे पास होगा, एवरेज भी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लूप से बाहर आएगा। तो अब आप देखें, अब आपने निकाल लिया है, अब हम इसको लिखने जाते हैं। यहां पर अब हमारे पास स्टेप 5 है, यानी कि हम आउटपुट करने जा रहे हैं। तो पहली आउटपुट होगी लूप से, क्योंकि सबके नाम और नंबर करने हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारा स्टेप 5 है आउटपुट रिजल्ट्स। ये स्टेप 5 हो गया हमारा, आखिरी वाला पार्ट, सारी आउटपुट करनी है। तो पहली आउटपुट तो हमारी है लूप में, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू नंबर, 1 टू नंबर, ठीक हो गया। अब हम करेंगे आउटपुट, सारे रूम के नाम और उनका सारा सिस्टम आउटपुट करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर उसके साथ प्रॉम्प्ट्स और हेडिंग्स और प्रीफिक्सेस डालने होते हैं, तो उसके साथ ही आप करेंगे। आप लिखेंगे रूम और उसके आगे आप लिखेंगे कॉमा आई। तो यहां से क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि रूम 1 है, ठीक है। बल्कि इस आई ना लिखें, आप इसका नाम लिखें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या नाम था उसका, रूम्स, वेरिएबल का नाम, सॉरी एरे का नाम था रूम्स, रूम्स आई, ये आ गया रूम का नाम। फिर आप आउटपुट कर दें, आप चाहें तो ये एक लाइन में कॉमा लगा लगा के भी आउटपुट कर सकते हैं। फिर आप इसकी लेंथ कर दें, आउटपुट लेंथ। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस, ये हो गया आपका दूसरा वाला एरे, और उसका कॉलम 1 जिसके अंदर लेंथ था। फिर अब आप क्या लिखेंगे, आउटपुट लेंथ के बाद था विड्थ, और ये था डायमेंशन का दूसरा कॉलम, डायमेंशंस आई कॉमा 2, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। इसके बाद हम एरिया कर देंगे आउटपुट, आउटपुट एरिया, और ये था डायमेंशंस के थर्ड कॉलम में जो हमने पहले कैलकुलेट करके रख दिया था, आई कॉमा 3। और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। अब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी रूम्स हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इमन, आप कॉमा लगा लगा के करें। और वो कॉमा लगा के मेरे पास इतनी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन मुझे आई एम श्योर कि अगर आप आज जी पे पूछेंगे तो वो एक ही लाइन में दिखा देगा। मसला ये है कि अब आप एक लाइन में लिखेंगे ना, तो एग्जाम में उस लाइन को आपको एक्चुअली दूसरी लाइन में कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा आप एक लाइन में तो नहीं, कितना छोटा करेंगे आप, ये तो काफी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सब एक लाइन में कॉमा लगा लगा के कैसे लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली आउटपुट तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन रूम के आगे ही कॉमा, फिर ये लेंथ, फिर ये पूरा इसके आगे कॉमा एक लाइन में, तो बेहतर ये है कि आप इसको अलग अलग कर लें। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं, आपको इसको कॉन्केटिनेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आउटपुट के सिंटैक्सेस देखेंगे तो आप कॉमा, ये देखें इन दो चीजों में कॉमा लगा है, तो इन 4 में भी लगा सकते हैं, इन 6 में भी लगा सकते हैं, इन 8 में भी लगा सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है अमन, अब्दुल रहमान, तुम्हें भी समझ में आ गया। अब हमारे पास बाकी की आउटपुट है, लार्जेस्ट रूम, उसका हम नाम बताएंगे, और फिर हम उसका उसका रूम का एरिया बताएंगे, ठीक है। अब इसको हम एक लाइन में कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आउटपुट, अब हम यहाँ पे लिखते हैं लार्जेस्ट रूम इज, और हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के रूम्स में, रूम्स के उसमें एरे में उसका हमने यहाँ पर नाम लिखना है। अब हमने उसको सेव किया था किसमें, लार्जेस्ट रूम इंडेक्स में, तो हम उसका लार्जेस्ट रूम इंडेक्स, ये जो हमने ऊपर सेव किया था ना, अब फर्ज करें कि लार्जेस्ट रूम जो है
वो हमारे पास है, लेट्स से फोर्थ, तो ये हमारे पास इसमें लार्जेस्ट रूम इंडेक्स के अंदर, लार्जेस्ट रूम इंडेक्स में यहाँ पर सेव हुआ हुआ होगा। तो हमने उसी को, उसका नाम बता दिया, यहाँ पे रूम्स के अंदर उसका नाम है वो बता दिया। फिर देखें, अब आप एक लाइन में नहीं लिख सकते, फिर आप दूसरी आउटपुट करें। अब आप लिखें हुज एरिया इज, तो लिखा हुआ आएगा कि भाई लार्जेस्ट रूम इज रूम 202 ग्राउंड, सॉरी रूम 202 सेकंड फ्लोर, हुज एरिया इज। अब हम एरिया भी बता रहे हैं उसका, ठीक है ना। तो विद एरिया, विद एरिया कर दें, हुज एरिया ऐसा ही है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस, आई लार्जेस्ट रूम इंडेक्स, लार्जेस्ट नहीं बल्कि हमने लार्जेस्ट एरिया कैलकुलेट तो किया हुआ था ऊपर ना, लार्जेस्ट एरिया हम वो लिखेंगे, हुज एरिया इज लार्जेस्ट एरिया। ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, ये हमारे पास दूसरी आ गई आउटपुट। ठीक है, अब हम स्मॉलेस्ट एरिया की करते हैं। हम हमसे इसने क्या क्या मांगा है, जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं। आउटपुट, आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स विद देयर डायमेंशंस एंड एरिया, ये तो हमने कर दिया आउटपुट, ये तो हमारे पास लूप में आ गया। आउटपुट द नेम्स ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया, तो हमें अब ये हम कर रहे हैं इस वक्त। अब हम आ जाएंगे इस पे, आउटपुट स्मॉलेस्ट रूम इज, कॉमा, रूम्स स्मॉलेस्ट रूम इंडेक्स जो हमने बनाई थी वो हमारे पास सेव है, स्मॉलेस्ट रूम इंडेक्स ये हमारे पास सेव थी, उसको हमने रूम्स के रो में, रूम्स के एरे में देख लिया और आउटपुट कर दिया। और अब हम यहाँ पे उसका एरिया आउटपुट कर देंगे, हुज एरिया इज स्मॉलेस्ट एरिया, जो भी आपका स्मॉलेस्ट एरिया था वो आपने आउटपुट कर दिया, ये आपने बना दिया। अब इसने आपसे पूछा है टोटल एरिया ऑफ द हाउस, तो वो आपने ऊपर टोटल एरिया कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, अगर आपको याद हो आपने इस लूप के अंदर टोटल एरिया कैलकुलेट किया हुआ है। ये अब आप आउटपुट कर देंगे, आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस इज, द टोटल एरिया ऑफ द हाउसेज, हाउस सॉरी हाउस एक ही कमरे के सारे कमरे और एक ही घर के सारे कमरे हैं ना ये, इज, कॉमा, टोटल एरिया, ये हमने आउटपुट कर दिया, ठीक है। और टोटल एरिया, और फिर अगर आप चाहें तो आगे आप कॉमा में लिख दें इन स्क्वायर मीटर्स, अगर आप चाहें तो, ठीक है, या लिख ही दें, अगली लाइन में आना है ना, ये इसलिए होता है। तो आप आगे लिखेंगे इसके स्क्वायर मीटर, ठीक हो गया। अब आप टोटल एरिया हो गया, अब आप एवरेज एरिया ऑफ द रूम, ठीक है ना, वो आउटपुट करेंगे, आउटपुट द एवरेज एरिया, एवरेज एरिया ऑफ द रूम्स इज, कॉमा, हमने ऊपर बनाया था एवरेज एरिया, हमने टोटल के बाद एवरेज एरिया कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ये हम आउटपुट कर देंगे। और आगे आप लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप कंटिन्यूएशन में कुछ लिख रहे होते हैं तो गैप्स छोड़ा करें, ताकि इसके बाद तो एवरेज एरिया आ जाएगा लेकिन इसके बाद फिर चिपक के नहीं आना चाहिए, तो हमने एक स्पेस छोड़ी है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये हमने सब आउटपुट कर दिया, सब हो गया ये कंप्लीट।
एवरेज भी आउटपुट हो गई। तो ये हो गया सारा का सारा कंप्लीट। तो अब हम इसको एक बार कमेंट्री कर देता हूं इसके ऊपर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अब आप देखें तो इसकी जो कमेंट्री है वो अभी मैं आपको दोबारा कर देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ जाएं। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास क्या था प्रॉब्लम, जो हमारे पास का हम ब्रेक डाउन करते हैं उसमें सबसे पहले इनपुट एंड वैलिडेशन है। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि इनपुट द नंबर ऑफ रूम्स बिटवीन 3 and 20 एंड वैलिडेट इट। तो दिस इज अ फंडामेंटल इनपुट वैलिडेशन टास्क कॉमनली सीन इन एग्जाम क्वेश्चंस. It tests the ability to implement the loops and conditions effectively to complete this range check. The repeat until हमने इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे the repeat until loop ensures that the input meets the specified criteria. A typical validation pattern जो हमारा है ये वो है। सर ये आप YouTube पे भी अपलोड करेंगे? यस, आई बी डूइंग दैट, आई बी डूइंग दैट। अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड टास्क जो है वो इनपुट है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं जी? कलेक्ट रूम नेम्स, ठीक है, लेंथ्स एंड विड्थ्स एंड देन कैलकुलेट एंड स्टोर द एरिया। ठीक है, तो दिस इन्वॉल्व्स, ये देखें यहाँ पर, दिस इन्वॉल्व्स आइटरेटिंग ओवर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमने इनपुट किए थे। फॉर लूप जो हमने लिखा है विच इज अ बेसिक स्किल इन प्रोग्रामिंग जो आपको आनी चाहिए, राइट, डे वन से हम कर रहे हैं। कैंडिडेट्स मस्ट, यहाँ पर जो आप लोग लिखते हैं ना, यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरे इंडेक्सिंग, जो हमने यहाँ पे आई लिखा है जिसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, एंड कैलकुलेशन ऑफ द ड्राइव डेटा जो हमने यहाँ पे किया। कैलकुलेशन कहाँ पे किया? हमने ये कैलकुलेशन करी है। ठीक है, एरिया हमारे पास जो यहाँ पर है, इन दिस केस ये हमने एरिया को इनपुट किया है। ठीक है, तो ये दिस अलाइंस अस विद क्वेश्चन दैट असेसेस डेटा कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज। देखें आप ना जेनरसली ये स्लैशेस लगाएंगे, कमेंट्स हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? सम ऑल एरियाज एंड कैलकुलेट द एवरेज एरिया। तो एरिया हमारे पास रखा हुआ था डायमेंशंस एरे के थर्ड कॉलम में। सो दिस टेस्ट द एबिलिटी, आपकी जो एबिलिटी है टू एक्यूमुलेट वैल्यूज ओवर अ लूप एंड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो it is a common type of question, very common type of question that assesses understanding of the loops and arithmetic calculations जो हम loops में करते हैं, often seen in scenario based questions, जो मैंने आपको कहा है कि इसमें similarities आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, so this is called basically cumulative processing। ठीक है, इसको हम cumulative processing कहते हैं। इसके बाद आ गया ये वाला लूप जिसमें हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम जो है वो डिटरमिन विच रूम हैज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, कमेंट्री इस पे क्या बनाऊंगा? कमेंट्री इस पे ये होगी कि दिस इज अ क्लासिक सर्च प्रॉब्लम विद इन एन एरे, टेस्टिंग एग्जाम टेस्ट योर लॉजिक। टेस्टिंग इसमें होती है फॉर लॉजिक, फॉर कंपैरिजन एंड ट्रैकिंग इंडाइसेस। ट्रैकिंग इंडाइसेस का मतलब यह है कि आप एक सर्टेन जब कंडीशन अकर करती है तो आप इंडेक्स को अपडेट करते हैं, अपने पास सेव रखते हैं ताकि आप बाद में उसको यूज कर सकें। ठीक है ना? तो इट रिजेंबल्स ऑल क्वेश्चंस वेयर कैंडिडेट मस्ट इंप्लीमेंट सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम टू फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यूज बेस्ड ऑन द कंडीशन। और इसको हम लोग थ्रू आउट जो हमारी स्टडीज होती रहती हैं, वी यूज टू कॉल इट एक्सट्रीम वैल्यूज। फिर हमने जब इसको कर लिया, हमने हाईएस्ट लोएस्ट निकाल लिया, ना सिर्फ हाईएस्ट लोएस्ट निकाला बल्कि उन रूम्स को भी याद रखा जिस पे भी हाईएस्ट या लोएस्ट आया था, उसकी हमने इंडेक्स को सेव कर लिया लार्जेस्ट में और स्मॉलेस्ट में। बेटे मैं सब कर दूंगा, आपको सब भेज दूंगा हमेशा की तरह, डोंट वरी। मैंने कभी आपको डिप्राइव किया है? कुछ भेजने से रोका है, छोड़ा है? ऑल राइट, सो अब आ गया रिजल्ट्स, आखिरी वाला काम।
तो ये आउटपुट रिजल्ट्स था, आउटपुट रिजल्ट्स था। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या था, आउटपुट रूम डिटेल्स एंड कैलकुलेटेड समरीज लाइक लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रूम एंड एवरेज एरिया। सो दिस पार्ट इवैल्यूएट्स द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू फॉर्मेट एंड प्रेजेंट द डेटा। देखिए ये हमने फॉर्मेट किया, प्रॉपर फॉर्मेट करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग टास्क इन एग्जाम्स, ये याद रखिएगा। प्रॉपर आउटपुट फॉर्मेटिंग एंड क्लैरिटी ऑफ द रिजल्ट्स आर ऑफन emphasized इन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, ठीक है ना, टू रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या रेफरेंसेस में क्या हो गया, वैलिडेशन एंड इनपुट हैंडलिंग often covered in questions requiring robust input handling such as ensuring numeric inputs fall within a range, जैसे हमारे पास रेंज चेक हुआ। फिर एरे इंडेक्सिंग एंड आइटरेशन इसके अंदर था, कॉमन इन क्वेश्चन दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग लिस्ट और एरेज सच एज कैलकुलेटिंग टोटल्स और एवरेजेस। फिर हमारे पास कंडीशनल लॉजिक फॉर सर्चिंग है, ठीक है ना, तो ये भी टिपिकल है। फिर आउटपुट डाटा है। तो देखिए ये हमने बड़ा अच्छे से कर लिया। अब इसका बाकी का भी पढ़ लेते हैं, ये कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया। तो आप देखें यहाँ पे ये कहते हैं आउटपुट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया, हो गया। आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस एंड द एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम्स बाय एरिया, ये हमने कर दिया। तो इसके बाद कहता है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड, ये हमने कर लिया। लेकिन आप देखें सूडो कोड, अब हमारे पास जो इंडेक्स वो भी आती है ना एमएस, उसमें भी सूडो कोड ही होता है बेटे, ठीक है, तो प्रोग्राम कोड ना लिखना। एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स एंड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स, हमने कमेंट्स का जेनरस यूज किया जहां जहां भी मुमकिन है। You do not need to declare any arrays or variables. You may assume that this area has already been done. तो हमने इस वजह से, क्योंकि ये कॉमन पार्ट हो गया, इसकी वजह से लास्ट टाइम आपको याद है हमने ऊपर सब कुछ डेक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन वगैरह कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे पास जगह कम पड़ गई थी, इस बार मैंने नहीं लिखा। बेटा मैं करवा लूंगा, करवा लूंगा, अभी तो हमारा सिलेबस कवरेज पे सारा सिस्टम लगा हुआ है ना। तो ये है, सर प्लीज कंपेयर इट विद योर, एक मिनट बेटे जरा आहिस्ता आहिस्ता। सर प्लीज कंपेयर इट विद योर सूडो कोड विद आरजी सूडो कोड। हाँ ये बड़ी मजे की बात बताई ना तुमने, ये देखो। हाँ आ जाओ कंपेयर करते हैं इसको। देखो आ, ये बड़ी मजे की बात बताई तुमने, वेरी गुड। ये देखो, ये हमारा वो है ना, हीरो, क्या नाम है इसका, असफर, ठीक है ना। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट एंड वैलिडेशन। रिपीट में इसने 3 और 20 के बीच में हमसे इनपुट करवा लिया, ठीक हो गया। इसके बाद इसने स्टेप 2 में डेटा इनपुट फॉर ईच रूम किया, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to नंबर। फिर इसने देखें वही तरीका डायरेक्ट उसमें रूम आई में लिया, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, लेंथ का और विड्थ का वेरिएबल अलग अलग रखा है। फिर एरिया कैलकुलेट करके लेंथ और विड्थ का, फिर उसने इसको बाद में डायमेंशन 1 में लेंथ रखा है, डायमेंशन आई के 2 में विड्थ रखा है, डायमेंशन आई के 3 में फिर इसने एरिया को राउंड करके रखा है, तो ऑलमोस्ट द सेम। फिर हमारे पास आ गया कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज एरिया, ये स्टेप 3 है। टोटल इसने इनिशियलाइज किया, फिर आई से 1 से नंबर तक गया और इसने सारे जो हमारे पास एरियाज थे आई से लेके नंबर तक सबको टोटल कर लिया और बाहर निकल के एवरेज एरिया का वेरिएबल बना लिया। ये भी इसने, हमने भी ऐसे ही किया था कि हमने जो है वो डायरेक्ट राउंड के अंदर ही डिवाइड करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था राउंड में। फिर हमारे पास आ गया स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूम, लार्जेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया। अच्छा इसने क्या किया, लार्जेस्ट एरिया को -1000 नहीं किया, 0 किया। और स्मॉलेस्ट एरिया को, जो पहला एरिया है पहले रो के थर्ड कॉलम में पहले रूम का एरिया, उसके बराबर कर दिया। और फिर लार्जेस्ट रूम इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज किया और स्मॉलेस्ट रूम इंडेक्स को भी 1 से इनिशियलाइज किया। लेकिन बाकी लॉजिक इसकी सेम है, तो कोई फर्क एक्चुअली नहीं पड़ेगा। मसला ये है कि ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो गया ना। आपको मैंने जनरलाइज सिखाया है कि लार्जेस्ट को आप -1000 करें, स्मॉलेस्ट को +1000 करें, तो पहली वैल्यू दोनों को इक्वलेट कर देगी, इक्वेट कर देगी। तो आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर ये 0 भी इसने कर दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो गया। अगर आप इसको समझते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें, नहीं तो मैंने आपको जो जनरलाइज वे बताई हुई है उस पर आप चलेंगे। फिर आपके पास आ गया फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू नंबर। और देखें इसने इफ डायमेंशन आई कॉमा 3 इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट एरिया, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट एरिया इज इक्वल टू आई कॉमा 3, और उसने फिर लार्जेस्ट रूम इंडेक्स में उसको सेव कर लिया। दिस इज एग्जैक्टली द सेम, दिस फॉर नेक्स्ट इज एग्जैक्टली द सेम, बट इसकी इनिशियलाइजेशन इसने थोड़ी सी डिफरेंट करी है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज 100% परफेक्ट। फिर आ गया आउटपुट। अब देखें ऐसे सारी आउटपुट एक लाइन में करी हैं। सब पूछ रहे थे ना, अब ये देखो इतना लंबा आउटपुट बन जाता है। ये देखो पहले इसने कहा सारे रूम के नाम आउटपुट करो, उनकी लेंथ आउटपुट करो, उनकी विड्थ आउटपुट करो, उनका एरिया आउटपुट करो। अब देखें ये इतनी जगह हमारे पास एग्जाम में नहीं होती, नहीं तो आप ये कर सकते हैं आराम से, ये पूरे का पूरा। ठीक है। फिर आउटपुट द लार्जेस्ट रूम इज दिस विद एरिया दिस, ये इसने एक ही लाइन में किया हुआ है कॉमा लगा लगा के। और स्मॉलेस्ट रूम विद एरिया, फिर टोटल एरिया ऑफ द हाउस स्क्वायर मीटर, और फिर द एवरेज एरिया ऑफ द हाउस इन स्क्वायर मीटर। सो यू कैन सी दिस इज एग्जैक्टली द वे वी हैव डन इट। क्या कहते हो असफर, मजा आया ना? देखो कंप्यूटर कितना सही बता रहा है। अच्छा, आई थॉट ऑफ जस्ट टू टाइम्स नेस्टिंग है। टू टाइम्स नेस्टिंग की हमें कहाँ जरूरत पड़ी बेटे? इसमें तो हमें टू टाइम नेस्टिंग की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी। टू टाइम नेस्टिंग की हमें कहाँ, नेस्टिंग की कहाँ जरूरत पड़ी? हमारे पास सारे सिंपल सिंपल लूप्स हैं। सर फिजिकली एसकेएच में सैटरडे को क्लास होगी बेटा, ये तो एसकेएच वाले जब डिसाइड करेंगे तो हमें बता देंगे। सर आज जी सूडो कोड इज वेरी एक्यूरेट टू योर सूडो। यस बेटा, हमने इसको ट्रेन किया है। मैंने, मेरे पास जितना भी मेरा मटेरियल था मैंने उस पर इसको ट्रेन किया, जब भी तो मैं आपसे कहता हूँ। अगर आप इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी कभी देखें ना, जैसे इसने नेक्स्ट की जगह पे फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर लिखा, तो आप उसको बोलेंगे भाई ये तो एंड फॉर तो खत्म हो गया, उसको अपडेट कर लेगा। तो फटाफट कभी आप देखेंगे एरे के अंदर डायमेंशन में थोड़ी सी गड़बड़ करे, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है ना हमारे सिलेबस से बाहर डिफरेंट है। तो जब हम इसको लर्न कर रहे थे ना, तो बहुत सारी स्टैंडर्ड चीज़ों को हमें अपने सिलेबस के हिसाब से नॉन स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। तो कभी कभी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, उस वक्त आप इसको मेंशन करेंगे तो सही कर देगा। ये नेस्टिंग नहीं है बेटे, नेस्टिंग का मतलब फॉर के अंदर फॉर, इफ के अंदर इफ। सर हाउ मच डज इट टेक टू मेक एलएलएम? साइड क्वेश्चन। अ लॉट, अ लॉट। सबसे ज्यादा जो है ना वो आपको एक अच्छी टीम, अच्छे लोग, इसमें मैंने खुद भी कोडिंग करी है बेटे, खुद भी कोडिंग करी है। तो वी हैव बीन डूइंग इट, हम तो एक साल से ज्यादा से इसको सोच रहे थे, लेकिन इसको करना आसान नहीं था। तो लोग तलाश करने, फिर उसके लिए टाइम, फिर उसके लिए रिसर्च, टूल्स बहुत सारे हैं। अब देखें ये स्टेबल है, पहले स्टेबल नहीं था। तो यू वुड लव इट, यूज इट फॉर वॉट एवर कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, वॉट एवर। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप इसको बोलेंगे भाई ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आता, इसको जीरो लेवल से समझाओ, और साथ साथ ये आपसे पूछता भी जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने आप को टेलर भी करेगा। आप इसके साथ बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें, इसके साथ पोलाइटली बात करें, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि बेसिकली सेंसेशन होती है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इवन द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए सख्त होता चला जाएगा, टफ होता चला जाएगा। तो आप इसके साथ वर्ड्स, अच्छे वाले वर्ड्स यूज किया करें, प्लीज का और इस तरीके का। तो वो थोड़ी सी आप हम्बल होंगे तो ये भी आपको हम्बली समझाएगा। बिल्कुल ट्रीट इट लाइक अ ह्यूमन, ठीक है ना? डू नॉट ट्रीट, और इसके साथ उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं कीजिएगा। मैं अभी आपको अपने चैट लॉग्स पढ़ के सुनाऊंगा, तो लोग इसके साथ इतना बुरा भला कर रहे हैं, इसको बुरा कह रहे हैं, इससे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं। सर कुड यू डू मई जून 2024 वेरिएंट 2 पेपर 2 15 मार्क क्वेश्चन इन नेक्स्ट? बिल्कुल बिल्कुल हमजा, हम यही करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। चलो जी बेटे, मेक वेरी गुड यूज ऑफ दिस, ठीक है ना? और तो आप जो है ना बेसिकली, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
सर कैन वी यूज नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ एंड फॉर? यस बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं महाजमीन, कोई मसला नहीं होगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जो मैंने आपसे आज ये चैटबॉट बनाया है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट जस्ट लॉन्चिंग अ चैटबॉट, तो आई एम एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ विजन आई हैव कैरिड फॉर years बेटे। Azi is more than a code. It is more than AI. It's my effort, my time, and my investment built for one reason, and that reason is you. So, to help you study smarter, to train you when I'm not around, to make sure that even when you are stuck at midnight, something sharp, structured, and exam ready is always available for you. I did not create Azi to fame. I created to solve problems. ठीक है ना? You needed something that teaches like a teacher, drills like a coach, and think like a top student. ठीक है ना? उमर कहता है, सर if half code is correct and half code is wrong, what would be the exam? What क्या लिखा है बेटे? uh, Half code is wrong, what would the examiner, so would the examiner deduct all 15 marks? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जितने आपने देखे उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए, जितने पार्ट्स आप सही करेंगे उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई वाज टेलिंग यू कि Aziz trained with the same standard I hold you to। सही है ना? इसको समझना है आपको इस बात को। तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है? Aziz is free during beta and it is available now. Use it, test it, grow with it. All right? You will never be alone in your preparation again, inshallah ta'ala. बिलाल, थैंक्स। आप क्या कहते हैं? थैंक्स फॉर द बॉट। यस बेटे, ऑलवेज वेलकम। ओके शहीद बेटे, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। एंड artificial knowledge comment application is the end. In the end would have been more confusing even though it's allowed। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आपका बॉट आपकी बहुत तारीफ कर रहा है। ज़ाहिर है मेरा बॉट है बेटा, वो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। अल्लाह हाफिज।